हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का कुल मिलाकर अंतिम लक्ष्य किसका निर्माण करना होता है? ए, छोटी छोटी चरणबद्ध इकाइयों में एटीपी का, बी, एक ही बड़ी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एटीपी का, सी, शर्कराओं का, डी, न्यूक्लिक अम्लों का। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है, यह अंतिम रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो यहाँ हमारी मुख्य मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा होगी कि पादप श्वसन क्या है। तो जो पादप श्वसन होता है, इस पादप श्वसन में पादप श्वसन में ऊर्जा को उत्सर्जित किया जाता है या ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तथा ये जो पादप श्वसन होता है, इस पादप श्वसन को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जो जहां पर हमारे पास पहला है ग्लाइकोलाइसिस लाइसिस तथा जो ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है तथा इसके द्वारा 2 एटीपी का निर्माण किया जाता है तथा ग्लाइकोलाइसिस द्वारा अंतिम रूप से जो पाइरुवेट अम्ल होता है उसका निर्माण किया जाता है। वहीं हमारे पास दूसरी है क्रेब्स चक्र। तो जो ये क्रेब्स चक्र होता है, यह क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है तथा इसके द्वारा भी 2 एटीपी का निर्माण किया जाता है। वही हमारे पास जो तृतीय प्रक्रिया होगी वह होगी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो जो ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है, इसके द्वारा 32 से 34 एटीपी का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर जो पादप श्वसन होता है, इसमें जो ग्लूकोज का एक अणु बनता है, ग्लूकोज का जो एक अणु बनता है उसमें लगभग 34 से 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है, कुल मिलाकर इनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो इनका अंतिम लक्ष्य होता है ए, हमारे पास छोटी छोटी चरणबद्ध इकाइयों में एटीपी का निर्माण करना। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी 3 चरणबद्ध इकाइयों में एटीपी का निर्माण कर रहा है, तो यह हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ये हमारे पास एक ही बड़ी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एटीपी का, तो यहाँ पर एक ही बड़ी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं हो रही, यहाँ पे छोटी छोटी चरणबद्ध हो रही है, तो यह गलत हो जाएगा। सी है हमारे पास शर्कराओं का, तो यहाँ पर शर्कराओं का निर्माण नहीं हो रहा है, यहाँ पे एटीपी का उत्सर्जन हो रहा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। और डी है हमारे पास न्यूक्लिक अम्लों का, तो यहाँ न्यूक्लिक अम्ल भी नहीं बनते, तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। तो यह हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि पादप पत्तियों द्वारा शोषण करते हैं वह O2 अर्थात ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, वह CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं।
आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।